गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए चैप्टर 18 है कोलकाता से पेशावर। यह एक यात्रा वृत्तांत कहानी है जिसके लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस तरह का वर्णन किया है कि यात्रा के दरमियान जो लोगों का अनुभव होता है वह अनुभव व्यक्तियों के लिए एक मार्ग को प्रशस्त करता है। छोटी उम्र में यात्रा शिक्षा का एक अंग है। छोटी उम्र में जब हम यात्रा करते हैं तो उससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, उससे हम कुछ सीखते हैं। लेकिन बड़ी अवस्था में जब हम यात्रा करते हैं तो वहाँ हमें अनुभव का ज्ञात होता है कि यात्रा के दरमियान हमने क्या अनुभव किया। मास्को जाने का मेरा विचार बहुत दिनों से था। इसमें लेखक ने यह लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि मास्को जाने का मेरा विचार बहुत दिनों से था, किंतु इसका प्रबंध कई महीनों के पश्चात हुआ। पश्चात का अर्थ होता है बाद, यानी इच्छा तो थी लेकिन कुछ व्यवस्था के कारण नहीं जा सका। 2-4 महीने के बाद मेरा यह विचार सामने आया। जिस पार्टी ने व्यवस्था करने का वचन दिया था वह मुझे आज से 2 महीने पूर्व ही कोलकाता से बाहर करना चाहती थी, लेकिन उस दिनों मेरा वहाँ से निकलना कठिन था। अब यहाँ उन्होंने इस बात को रखा है कि जिसके माध्यम से हम यात्रा का विचार किए थे वह हमें निकालने के लिए तो चाह रहा था, लेकिन वहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। प्रथम तो कोलकाता कॉरपोरेशन में ऐसा काम था जो मेरे बिना पूर्ण नहीं हो सकता था। दूसरा, उस समय दाढ़ी अभी इतनी नहीं बढ़ी थी कि सरलता से वेश बदल सकता था। यानी मैं वहाँ से अगर भागने की कोशिश भी करता तो हमारे वेश में कोई बदलाव नहीं था कि मैं वहाँ से निकल सकता था। इसलिए उस समय मैंने अस्वीकार कर दिया, किंतु अब अनुभव करता हूँ कि यदि तब जाने के लिए उद्यत हो गया होता तो कष्ट न उठाना पड़ता। जो मनुष्य उस समय मेरे साथ जाने वाला था उसके संबंध कई यात्रियों से थे। जब मैं उसके साथ जाने के लिए उद्यत हुआ, उद्यत का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा इच्छा जाहिर करना, तो एकाकी चला गया और आजकल मास्को में है। कॉरपोरेशन की भूमि का कुछ झगड़ा था, उसे तय करके मैंने मकान से निकलना बंद कर दिया। उन्होंने यह लिखा है इस यात्रा वृत्तांत में कि जब मुझे वहाँ से निकलना था तो कुछ वैसे आपसी झगड़े थे जिसके कारण मैं उस मकान से निकलना बंद कर दिया। बाहर आने जाने की बात तो दूर की थी। उन्होंने लिखा है कि यहाँ तक शक मेरे ऊपर हो रहा था, मैं दूसरे के ऊपर शक कर रहा था कि मेरे नौकर जो मेरे कमरे तक खाना लेकर आते थे उसे भी यह मनाही दी गई कि वह खाना को बाहर बरामदे में ही रख के चले जाएं तो अच्छा है। उसे कमरे में आने की स्वीकृति नहीं थी। उन्हीं दिनों मैंने उन लोगों को सूचना दी जिन्हें मेरे साथ सारा प्रबंध करना था। तारीख इत्यादि सब निर्णय हो गया था। दाढ़ी रखने के 40वें दिन रात को कोलकाता से 40 मील के अंतर पर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और पेशावर तक का
दूसरे दर्जे का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गए। यानी 40 दिन के बाद उनकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने आप को दूसरे लोगों से छिपाने के लिए अपने आप को सक्षम समझ लिए थे कि मैं अब दूसरे आदमी से छिप सकता हूँ। उस रात की यात्रा सकुशल भी थी। दूसरे दिन डब्बे में फौजी सिख आया। चूंकि हम दोनों वहाँ ही थे, आपस में बातचीत करना आवश्यक हो गया। अक्सर आप यह देखते होंगे कि जब आप यात्रा के दरमियान एक डब्बे में 2-4 लोग होते हैं तो कुछ न कुछ देर के बाद आपस में बातचीत होने लगती है। बात में फौजी सरदार ने मेरे घर के संबंध में पूछा, यात्रा के उद्देश्य के संबंध में भी प्रश्न किया कि आखिर आपने इस यात्रा का उद्देश्य क्यों रखा, इसके पीछे क्या कारण है। मैंने बताया कि मेरा नाम जियाउद्दीन है, लखनऊ का निवासी हूँ और बीमा कंपनी का ऑर्गेनाइज़र हूँ। इस दौरे के लिए मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ। दिन की यात्रा उसके साथ समाप्त हो गया। अब उन्हें लगा कि मैंने जो अपना परिचय दिया उसके साथ तो एक व्यक्ति से निपट लिया। अब मार्ग में जब कोई बड़ा स्टेशन आता तो पढ़ने का बहाना करके अखबार मुंह पर रखकर इस तरह छिप जाता ताकि हमें कोई पहचान न ले। उस समय मैंने तंग पैजामा, पंपशू, शेरवानी और तुर्की टोपी पहन रखी थी। तंग पैजामा यानी ढीला ढाला जो होता है अंदर से और नीचे सटा हुआ रहता है। उस वेशभूषा में बड़ी दाढ़ी के कारण उस समय किसी का पहचानना मुझे कठिन था। ऐसा ज्ञात होता था कि उत्तर प्रदेश का मैं किसी स्थान का मौलवी हूँ। यात्रा वृत्तांत के दरमियान उन्होंने यह बताने की कोशिश किया कि यात्रा वृत्तांत में अपना वेशभूषा को छिपाकर मैंने जो अनुभव किया वह हमारे क्रांतिकारी जीवन में किस तरह काम आया। मार्ग में ऐसी घटना नहीं घटी जो कोई बात सुनाने योग्य हो। 17 जनवरी की रात को मैं पेशावर पहुंचा। स्टेशन पर मोटर आई हुई थी, उस पर सवार होकर मैं नियत स्थान पर पहुंच गया। पेशावर में मुझे 2 दिन ठहरना पड़ा क्योंकि मेरे मित्र को काबुल की यात्रा का प्रबंध करना था। पेशावर में मेरे होने की किसी कानो कान खबर न थी। अब वहाँ भी वो गुप्त रूप में गए थे, उन्हें कोई वैसी खबर नहीं थी। 19 जनवरी को प्रातःकाल मुझे पठानी कपड़े दिए गए। उस वेश में रहमत खान और एक मित्र के साथ मोटर में बैठकर मैं पेशावर के लिए चल दिया। हम तीनों के अतिरिक्त मोटर चलाने वाला एक ड्राइवर भी था। नगर से निकलकर हम उस सड़क पर हो लिए जो जमकद हो जाती थी। जमकद के दुर्ग से थोड़ी दूर इधर उधर सड़क दूसरी ओर जाती थी, उसी पर हम लोग चल दिए। आखिर हम गढ़ी नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां हमने रात व्यतीत किया। अब तीनों दोस्त और एक ड्राइवर उसी गढ़ी नाम के गांव में रात को व्यतीत किए। प्रातःकाल में रहमत खान और 2 पठानों के साथ, जिन्होंने सुरक्षा के लिए बंदूक ले ली थी, काबुल को पैदल चल पड़ा। पेशावर से जो मित्र आए थे वो लौट गए। मुझे मित्र से पहले ही समझा दिया गया कि मैं अपने आप को गूंगा बहरा साबित कर लूँगा और पागल के समान क्रिया करूँगा। अब वेश बदल करके वो चले थे। मार्ग में जब कभी किसी ने बातचीत करने का प्रयत्न किया तो मैं रहमत खान ने मुझे गूंगा और बहरा बताकर मौन कर दिया। ये दोस्तों के बीच आपस में इन्होंने इस तरह की वार्तालाप कर लिए थे। आखिर संध्या समय हम भारतवर्ष की सीमा पर पाकर स्वतंत्र कबीलों के एक छोटे से गांव में जा पहुँचे। यहाँ तक प्रसिद्ध पवित्र स्थल है
जिसे अड्डा शरीफ कहते हैं। यहाँ पर पीर बाबा थे जिन्होंने हमारे लिए सब प्रबंध कर रखा था। मार्ग पहाड़ी होने के कारण हम बहुत क्लांत हो गए थे और रात हमने पीर बाबा की मस्जिद में व्यतीत की। यात्रा के दरमियान जो बात इन्होंने रखा है उसमें यहाँ तक बातें आ गई कि यात्रा करते करते वह थक चुके थे। क्लांत का अर्थ होता है बहुत थकान महसूस करना। धन्यवाद। आगे के वीडियो में आपको इस कहानी के शेष भागों को बताया जाएगा। धन्यवाद।